को हमने चाइना के शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। पता है कैसा झूला झुलाया उन्होंने? आज मैं पूछूं, चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े? सिर्फ दो, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया। वो झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। और इन्होंने कहा बदलाव आया। तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं आपसे पूछता हूं 2014 से पहले देश का कौन सा क्षेत्र था धमाके नहीं होते? 26/11 के हमले के 9 महीने बाद शर्म एल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है। यानी हम मान लेते हैं हम उसमें, और क्या कहते हैं? आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। यह शर्म एल शेख जुलाई 2009 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है 26/11 का। और हमने क्या कहा? मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार का साथ साथ नहीं होगा। और उससे यह अपना प्रस्ताव पारित करके भारत के 3 टुकड़े हुए थे, मतलब उस समय 2 ही टुकड़े थे। ये एआईसीसी के रेजोल्यूशन में पास हुआ। और मैं ईमानदारी की बात मानता हूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी मैं मानता हूं कांग्रेस सरकार ने शुरू की, और वो एक अच्छा कदम था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिससे देश आगे बढ़ा। मगर उस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद उनको एआईसीसी में उनका शब्द तक नहीं रखा गया। और तीसरी बात अंत में कह दूं, इन्होंने बात कही जय जवान जय किसान। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शानदार काम किया। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ शुरू हुआ। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, इसे सिर्फ संयोग माने या कोई रहस्य था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा दोनों की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई, और रहस्यमय तरीके से, और दोनों में से किसी चीज की जांच नहीं की। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो परिवर्तन किए हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है। अब भारत एक समृद्धशाली, मजबूत, स्वाभिमानी, गौरवशाली राष्ट्र है, जिसमें इतना वित्तीय भर का भी विदेशी प्रभाव नहीं। शुक्रिया जी। इनका यह कहना है कि आपने सिस्टम्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, बहुत जटिल कर दिया था, हमने उनको आसान कर दिया। सुधांशु जी का यह कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका यह भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विज़ावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे क्या है? अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है, और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है, और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। आपको मैं बताती हूं, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन अभी। पिछले 2 हफ्तों में रजौरी में और पुंज में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान रजौरी में और 5 पुंज में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। आपको क्या लगता है, आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है तो वो बंद हो जाएगा? उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? आप मौन क्यों हैं? 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले 2 हफ्तों में। 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गलबैया कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं चीन के साथ, साबरमती में बैठकर शहनाई सुन रहे हैं। ये बात करेंगे चीन पर? 18 बार प्रधानमंत्री चीन में गए, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है, वो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? ये सवाल मैं पूछती हूं, सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की शहादत हुई है। इन्होंने कुछ बातें बोली, और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देकर हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फसलें ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूं, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूं। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर? ये चुड़िया भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं, और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार? जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं, उन लड़कियों के आंसू देखकर, आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का यह न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सिवई खाने, बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में, और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब? मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा मुद्दे है बेरोजगारी, मुद्दे है महंगाई, और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। साहब हिमाचल गए थे, हार गए, कर्नाटक गए, हार गए, और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं। इनकी बातें सुन लीजिए, तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ के बाद अब 2014 में आजाद हो गया। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का मुलजिम पाया जाता है। आप महिलाओं की बात कब करिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। दे दूं। पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब,
असेंबली होती है, वैल्यू एडिशन नेगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? Economic अगर कहीं 101 पर सुधांशु कोई जी। आपको असेंबल करने को Economic देता है 101 तो अपना प्रोडक्ट देते हैं तो आप उसमें सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। आपकी economic 1 समझ बिलियन है। डॉलर का हाँ। हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी, अरे भाई आपने तुम लोग के साथ और आप लोग हैं भाई। हमने आतंकवाद की कॉपी इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दिया, दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए, क्योंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी। परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इसरात जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। इसलिए हम महिला की बात करता हूं, बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं। 14 साल वो लोग जेल रख के आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि बाद से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्वान थे, क्यों नहीं बोला? ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। हमारे यहाँ किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप क्या हो। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूं, वो कहां गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण की रहे, क्योंकि वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था, उससे इनको वोट मिलने थे। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। और आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं, ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है, इसलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र वो है। अब लास्ट में एक बात करो, कर्नाटक बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, पर मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, हम हारे और ये जीते, पर पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जाकर कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सारे संस्थान अब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जो आपने कहा आपके पक्ष में आए, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं, आप डेमोक्रेसी से जीते हैं कि नहीं कर्नाटक में? मेरा मानना है कि अगर हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कर्नाटक में हारे हैं, कांग्रेस को ईमानदारी से क्षमा मांगनी चाहिए कि आगे से हम अपने राजनीतिक हित के लिए विदेश की धरती से जाकर कभी इस देश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, आज मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से कोई घायल नहीं हुआ। ये होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेशनल के करीब उनके सैनिक मारे गए, उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। सुनिए, और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह के आपने उनको भोथरा करने का प्रयास किया। कर्नाटक में क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। सुधांशु एक बात दूसरा मैं पूछ रहा हूं, right to respond. हाँ बिल्कुल आप करिए। मैं आप ही का एक सवाल को उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं ले लूंगा एक मिनट। उन्होंने पहलवानों का जिक्र किया और उसको उन्होंने महिलाओं से जोड़ा। बजाओ ताली, पहलवान बैठे 1 महीने से, बजाओ ताली। ये यहाँ देश पर की बेटियां न्याय मांग रही हैं, बजाइए ताली। सुप्रिया जी, बजाइए। नहीं, मैं तो जनता से पूछना चाहती हूँ, देश मेरा की सवाल बेटियां ये न्याय है, मांग रही हैं, क्या तो निर्लज्ज ताली बजा रहे और बजाओ ताली, क्योंकि अच्छा, उसमें से कोई सवाल ये बेटी और बहन निकल हो सकती है। अरे बोलना चाहिए, सुधांशु जी, एक उस पर महिला होकर तो बोलूंगी ना। उसके लिहाज आप तो से कट गए कुछ क्वेश्चन से। आपकी सरकार आपने क्या बताया कर राम रही जी जगत बनाई है? ये नहीं। सरकार के सामने एक चुनौती है, ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत आगे बढ़ रहा है और एक ऐसा इशू है जो कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है। हाँ मैं बताता हूं, इसकी तो जांच हो रही है, जांच कोर्ट के भी निर्देश पे हो रही है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी कर रही है, उसका इंतजार नहीं। आपके बनाए हुए गवर्नर जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो
और ऐसा ढिंडोरा पीटो की लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है।